बाजार में बिकवाली का दबाव जारी, आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट। मिड स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली, निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1.5% फिसल कर बंद। रियलिटी, फार्मा, पीएससी शेयर्स में बिकवाली। बजट में पावर सेक्टर के लिए नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का हो सकता है ऐलान। पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म के लिए राज्यों को एडिशनल बोरोइंग की छूट जारी रखने पर भी विचार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बजट में सरकार रेल और रोड इंफ्रा पर बढ़ा सकती है फोकस, ग्रामीण इंफ्रा पर रहेगा जोर। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को 10 से 12%, तो रेलवे को मिल सकता है 15% ज्यादा एलोकेशन। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने अभी जीएसटी के सभी नोटिस पर लगाई रोक। मामले की सुनवाई पूरी होने तक रोक जारी रहेगी। डेल्टा कॉप में 6% से ज्यादा की तेजी। केजरीवाल के यूपी बिहार वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मनोज तिवारी ने पूर्वांचलियों के अपमान का लगाया आरोप। जेपी नड्डा बोले हार के डर से बौखलाए केजरीवाल। गिरिराज सिंह ने भी साधा निशाना। शरद पवार ने की आरएसएस की तारीफ, बोले एमवीए की हार के लिए आरएसएस जिम्मेदार। आरएसएस का काम करने का तरीका अनोखा। शिवसेना उद्धव गुट ने भी किया बयान का समर्थन। बीजेपी बोली पवार ने माना बीजेपी और आरएसएस ने जीता जनता का विश्वास। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में आग हुई बेकाबू। हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के बंगले जलकर हुए खाक। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली दौरा किया रद्द। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली जारी रही। सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरकर 77,379 पर और निफ्टी 95 पॉइंट गिरकर 23,432 पर बंद हुआ। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं आज आशीष वर्मा से। तो आशीष जी, आज हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार में गिरावट रही, ऐसे में पूरे हफ्ते बाजार का हाल क्या रहा, बताएं। दिक्कत भरा, खासा वॉलेटाइल और इवेंचुअली दबाव के साथ सेशन की समाप्ति। निफ्टी का इंट्राडे आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। शुरुआत बेहतर हुई थी, एक समय 70 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, फिर अचानक दबाव बना, 180 पॉइंट कमजोर। बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ था, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। और निफ्टी का इस तरह का प्रदर्शन तब जब आईटी इंडेक्स में गजब के रिटर्न्स थे। आज हैवी वेट है, 3.5% की मजबूती के साथ आईटी कामकाज कर रहा था। तो फिर दिक्कत कहां थी? दरअसल इस पूरे हफ्ते आपने नोटिस कर रहा होगा, बैंक्स और फाइनेंशियल्स, ये दोनों पॉकेट, आज भी इन दोनों पॉकेट्स में खासा दबाव देखने को मिल रहा था। यही दोनों पॉकेट्स हैं जिनके लोस के आसपास बंद हुई और दोनों में अच्छा खासा प्रेशर था और दोनों हैवी वेट्स हैं। और एक और दिक्कत की बात है, ये सिर्फ लार्ज कैप्स तक कमजोरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, स्पिल ओवर हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगी। 1:6 डिक्लाइंस के फेवर में। एक बढ़ रहा था, जो 6 स्टॉक ऐसे थे जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट सिर्फ आज ही नहीं, इस हफ्ते ब्रॉडर मार्केट्स का पेन बढ़ता ही चला गया। वही की थीम थी। जब निफ्टी 2.5% इस हफ्ते कमजोर हुआ, मिड कैप्स 5.6% और स्मॉल कैप्स 6% दबाव के साथ इस हफ्ते कामकाज करते हुए नजर आए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट्स के रिएक्शन शार्प थे। टीसीएस के नंबर्स पे थम्स अप मिला स्ट्रीट की तरफ से, उसी का रब ऑफ था जो आपने आईटी इंडेक्स में इस तरह की मजबूती देखी। लेकिन टाटा एलेक्सी, रीडा 7% कमजोर हो गए। लेकिन टीसीएस के नंबर्स का रब ऑफ पूरे लार्ज कैप आईटी बास्केट में आपको नजर आएगा। कोई एलटीआई, माइंट्री, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, सब गजब की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट भी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। जिन हैवी वेट्स ने दबाव बनाया, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, वो बैंक्स के वर्टिकल, और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज आज दबाव में था। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, सरकारी कंपनीज पेन में वापस आती हुई। आरईसी, हटको, भेल, जीआईसी सब 6% कमजोर। तो खासा दिक्कत भरा हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। शुक्रिया आशीष जी इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए।
बाजार को टीसीएस की कमेंट्री अच्छी लगी। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में कंपनी के सीएफओ समीर सेकसरिया ने भरोसा जताया कि आने वाले तिमाहियों में सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। आइए आपको सुनाते हैं। ये क्वार्टर एक खास बात रही है जो क्रॉस करेंसी वोलेटिलिटी, एंड आई थिंक उसकी वजह से जब आप सीक्वेंशियल बात कर रहे हैं तो हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है विदाउट टेकिंग इन एक्सचेंज वो फ्लैटिश रहा है, जबकि आप देखो तो डॉलर रेवेन्यू डी ग्रोथ 1.7% नेगेटिव रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि डॉलर ग्लोबली इस तिमाही में सभी करेंसी के सामने अप्रिशिएट हुआ, एंड वो रुपी के सामने भी हुआ, लेकिन रुपी ने अच्छा डिफेंस किया एंड इट वाज नॉट एज मच एज अदर बास्केट ऑफ करेंसीज। सो उसके चलते रुपी सॉ एप्रिसिएशन अगेंस्ट अदर करेंसीज, और उसका जो क्रॉस करेंसी का बेचभाव था उससे वो 1.7 का हुआ। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस Q3 का देखें तो जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो अब अगले 30 दिन होंगे बाजार के लिए काफी अहम। कैसी रहेगी बाजार की चाल, बुल या बियर, कौन मारेगा बाजी, निवेशक और ट्रेडर्स के लिए आगे का मास्टर प्लान जरूर देखिए। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा। शाम 7:57 पर अगले 30 दिन कौन मारेगा बाजी। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबरें और शुरुआत करते हैं पावर सेक्टर से जुड़ी हुई हमारी एक्सक्लूसिव खबर से। सरकार बजट में पावर सेक्टर के लिए खास ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, पावर सेक्टर को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार का बजट काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। पावरफुल इस मायने में कि पावर सेक्टर से जुड़े हुए कई सारे ऐलान देखने को आपको मिल सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है कि नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। इस नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में अगले 5 साल का एक रोड मैप होगा कि आखिर किस तरह की बिजली की ज़रूरतें पड़ने वाली है, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर फोकस होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल एनर्जी के बीच में कैसे बैलेंस बैठाया जाए ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, इस पर भी फोकस रहने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में रिफॉर्म को और ज़्यादा गति दिया जाए। इसके लिए राज्यों को कहा जाएगा कि आप अपने जितना ग्रॉस स्टेट जीडीपी है उसका 0.5% तक एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं। इस बात की छूट राज्यों को थी, लेकिन ये छूट 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो इस छूट को और आगे बढ़ा सकती है सरकार। अगर राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बोरोइंग की छूट मिल जाएगी। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म की तरफ बड़ा कदम हो सकता है। तो इस पर काफ़ी विचार किया जा रहा है और शायद इसका ऐलान आपको देखने को मिले। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं बजट से जुड़ी हुई। आने वाले बजट में सरकार का ग्रामीण इंफ्रा पर खास फोकस देखने को मिल सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट 10 से 12% तक बढ़ सकता है। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहन के पास। तो रोहन, बताएं किस तरह से ग्रामीण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े ऐलान इस बजट में मुमकिन है? जी, इस बार एक बहुत बड़ा फोकस बजट का होने जा रहा है गांव में रोड कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। जो फोकस रहने वाला है, ऑल वेदर रोड्स बनाए जाएंगे, खासतौर पे ऐसे मैदानी इलाकों में जहां जो जनसंख्या है वहां 500 से ज़्यादा हैबिटेशन है, या फिर हिली एरियाज़ में जहां 250 लोगों से ज़्यादा हैबिटेशन है, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो एरिया है वहां 100 से ज़्यादा जहां लोग रहते हैं, उन्हें कनेक्ट करने पर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे फोकस सिर्फ सड़कों की लंबाई पर नहीं होगा बल्कि क्वालिटी रोड्स की जो है उस पर भी फोकस रहने वाला है। कुल मिला के भी जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसका आवंटन 10 से 12% बढ़ सकता है और ये लगभग 2,90,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। एक और फोकस एरिया रहेगा सस्टेनेबिलिटी पे। रोड कंस्ट्रक्शन में सस्टेनेबल जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की जा सकती है। और सरकार देश भर में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स हैं रोड सेफ्टी के लिए, एक खास मिशन की घोषणा कर सकती है। उसे करेक्शन करने के लिए एक अलग फंड की घोषणा की जा सकती है।
शुक्रिया रोहन इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो एक और सेक्टर है जिसमें हम देखेंगे कि बजट में बड़ी घोषणाएं होती हुई दिखाई देंगी और ये सेक्टर है रेलवे। सूत्रों से इस बार जानकारी मिल रही है कि बजट का जो एलोकेशन है रेलवे के लिए वो 15% से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। बजट पे खास तौर पर दो चीजें रहेंगी जिस पर वित्त मंत्री का फोकस होगा। पहला है रेलवे सेफ्टी और दूसरा है रेलवे मॉडर्नाइजेशन। रेलवे सेफ्टी की बात करें तो कवच को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट इस बजट में देखने को मिल सकता है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कवच इंस्टॉलेशन में तेजी लाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन दिया जा सकता है वित्त मंत्री की तरफ से रेलवे के लिए। और वहीं रोलिंग स्टॉक, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन पर रेलवे काफी फोकस कर रहा है, तो ऐसे में रोलिंग स्टॉक को मॉडर्नाइज किया जाए। खास तौर पर जो हम नई टेक्नोलॉजी से लैस वंदे भारत ट्रेनें देख रहे हैं, अमृत भारत ट्रेनें देख रहे हैं, तो उनकी संख्या को बढ़ाया जाए और अभी जितनी भी ट्रेन कोचेस है रेलवे के पास उन्हें आधुनिक बनाया जाए। इस लिहाज से रोलिंग स्टॉक को लेकर भी आवंटन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की नई खेप का ऐलान भी वित्त मंत्री अपने बजट में कर सकती हैं। तो बजट 2025 से जायके की दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। रेस्टोरेंट और पब मालिक परमिट और लाइसेंसिंग के नियमों को आसान बनाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की विश लिस्ट, आइए आपको दिखाते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना जितना आसान लगता है, उस रेस्टोरेंट को चलाना आज भी उतना ही पेचीदा काम है। कनॉट प्लेस में पिछले कई साल से पायनियर्स फ्लेवर्स ऑफ चाइना चला रही परमजीत कौर सिंह अब इन लाइसेंस और परमिट के जाल से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि कई बार वे इस बिजनेस को बंद करने की सोचती हैं, लेकिन सालों की मेहनत से बनाए गए अपने ब्रांड को बचाए भी रखना चाहती हैं। We have to take multiple licenses from different, people from different organizations. That is very tough for us. And then license should be for 5 years. Health license is there. Then you have for food safety. Then you have your police license, and then you have your bar license. Everything there are multiple licenses. यह दर्द देश के अधिकतर रेस्टोरेंट और पब मालिकों का है, खासतौर पे तब अगर आपको बार का लाइसेंस भी लेना पड़े। जानकारों के अनुसार पब और रेस्टोरेंट के लिए सिर्फ परमिट और लाइसेंस की फीस साल भर में 22 लाख के करीब है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ लंबी कागजी कार्रवाई की वजह से होती है। हमें कोई फायर का लाइसेंस लेना है या किसी भी पार्किंग की एनओसी लेनी है, तो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं हमको जाना पड़ता है चीज़ों को साइन कराने के लिए, और ये चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बजट विश लिस्ट में आसान परमिट के अलावा और भी कई मांगे हैं। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद रेस्टोरेंट सेक्टर को अब तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। रेस्टोरेंट मालिक चाहते हैं कि सेवा निर्यात योजना को फिर से शुरू किया जाए और इससे विदेशी मुद्रा में जो मुनाफा होता है उस पर 5% ड्यूटी क्रेडिट दिया जाए। सरकार उन्हें सस्ती बिजली, कचरा प्रबंधन और सस्ते कर्ज की सुविधा दे। कर्मचारियों के वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी रेस्टोरेंट मालिक सरकार की तरफ देख रहे हैं। कुछ मांगे जीएसटी को लेके भी है, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। एज ए रेस्टोरेंट ओनर हम लोग की प्रॉपर्टी जो है मोस्टली रेंट पे होती हैं। जब हम रेंट देते हैं उसके साथ हम लोग जीएसटी देते हैं, जिसका हम इनपुट नहीं ले पाते। 18% का सीधा सीधा वो हमारा लॉस है एक तरह से जो है। बदलती अर्थव्यवस्था को देखते हुए रेस्टोरेंट चाहते हैं कि उन्हें 24 घंटे काम की इजाजत मिले, लेकिन सबसे बड़ी मांग अब भी नियमों को आसान करना ही है। क्या आपको पता है कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको 12 से 15 तरह के अलग अलग लाइसेंसेस और परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जितना खर्च एक रेस्टोरेंट को चलाने में होता है उतनी मांग है नहीं। ऐसे में बजट से पहले रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी सबसे बड़ी मांग है। कैमरामैन नरेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली।
चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की, जिन्हें जीएसटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस खबर की पूरी डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, अभी 71 ऐसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं जिसको कि जीएसटी विभाग ने नोटिस दिया हुआ है और ये करीबन 1,12,000 करोड़ रुपए के नोटिस इन कंपनियों को दिए गए हैं। जो जीएसटी कंपनी, जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, इन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। कंपनियों का कहना है कि जो हमारे ऊपर जीएसटी है वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद से लगना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त जीएसटी काउंसिल ने इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऑनलाइन कंपनियों के ऊपर 28% जीएसटी लगेगा। लेकिन जो सरकार है उसका कहना है कि ये कोई नया टैक्स हमने नहीं लगाया, ये टैक्स आपके ऊपर पहले से लगता था और जीएसटी काउंसिल ने सिर्फ इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था कि आपके ऊपर 28% का जीएसटी लगेगा। तो इसको लेकर के कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी जितनी भी याचिकाएं थी उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, सरकार को भी इस पर नोटिस जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब तक जितने भी नोटिस है उनके ऊपर एक स्टे जारी रहेगा जब तक हम इस मामले की सुनवाई करें। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं इनको लिए एक राहत है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब तक उनको ये टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा और उसके बाद ही उनकी लायबिलिटी इन कंपनियों की तय होगी। तो 18 मार्च को नई तारीख अब सुप्रीम कोर्ट ने तय की है जब इन कंपनियों की याचिका के ऊपर सुनवाई की जाएगी। इन्फोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति के बाद अब एल&टी चेयरमैन ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की वकालत की है। एसएन सुब्रमण्यन ने अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत में 90 घंटे काम करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद रविवार को भी ऑफिस आता हूं और अगर संभव हुआ तो वे अपने कर्मचारियों से भी रविवार को काम करवाएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि आप घर पर रहकर अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहारोगे। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. तो एल&टी चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन के 90 घंटे काम करने की सलाह पर सोशल मीडिया पर तकरार जारी है। ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस के मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। तो वर्किंग आवर्स बढ़ाने पर क्या प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, साथ ही हेल्थ और सोशल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज इस पर ही हम करेंगे खास चर्चा। कंज्यूमर अड्डा में 90 घंटे का काम क्यों मचा कोहराम, जरूर देखिए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की और खबर ये मिल रही है कि दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी जल्द उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। आज शाम भाजपा की कोर कमेटी की बैठक है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक होगी। आज सुबह नड्डा के घर पर भाजपा की मीटिंग हुई। मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। आपको बता दें, बीजेपी ने 4 जनवरी को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 29 नाम शामिल थे। लिस्ट में 7 ऐसे नेता का नाम था जो आप और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बता दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे लेकर केजरीवाल पर हमला किया। सचदेवा ने कहा कि 3 बार सीएम रह चुके शख्स द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाने से पता चलता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हार के डर से बौखला गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल के पूर्वांचल वाले बयान को लेकर बीजेपी जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक मार्च निकाल रही है। बीजेपी ने इस मार्च को पूर्वांचल सम्मान मार्च का नाम दिया है। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे तोड़कर आगे बढ़ गए। आपको बता दें कि मनोज तिवारी इस पूरी मार्च को लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन को दिल्ली की हर गली और हर घर तक लेकर जाएंगे। इसको अभी तो घर घर जमीन जमीन पे गली गली ले जाएंगे। देखिए, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हमको
ऑटो में बैठने में और टैक्सी में बैठने में हमको गर्व होता है, क्योंकि चलाने वाले वो मेहनत कश लोग हैं, उनको दोगला मत बोलो। अभी हम घर जा रहे हैं और ये आंदोलन गली गली जाएगा, वार्ड वार्ड जाएगा। जाएगा ना भाई? चलो चलो भैया। तो बीजेपी के इस विरोध मार्च को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि यूपी बिहार के लोगों का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी करती है। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। चलिए अब खबर आस्था के महापर्व महाकुंभ की, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है और महाकुंभ की फाइनल तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल से प्रयागराज में मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर है। कल उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया, शाम में उन्होंने साधु संतों के साथ मुलाकात की और आज उन्होंने महाकुंभ की खास कवरेज के लिए शुरू किए गए नए रेडियो चैनल का उद्घाटन भी किया। 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं महाकुंभ की एक खास कवरेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक खास रेडियो चैनल को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और साथ ही वो लगातार वहां पर मौजूद संतों से भी मुलाकात कर रहे हैं और जितनी भी ज़रूरी इंतज़ाम है उनका जायज़ा ले रहे हैं। और तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, चूँकि ठंड का मौसम है, ऐसे में जो ज़रूरतमंद है उनको कंबल बांटे जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ 2 दिन तक प्रयागराज में ही मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी साधना और कार्यालय का कामकाज प्रयागराज से करेंगे। इसके लिए योगी शिविर बनकर तैयार है। जायजा लिया है इसका सपना शुक्ला ने, आइए आपको दिखाते हैं। सूबे की मुखिया मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक संप्रदाय के पीठाधीश्वर भी है, लिहाजा उन पर 2 जिम्मेदारियां हैं, मुख्यमंत्री की भी और पीठाधीश्वर भी की भी। अब ऐसे में सनातन का सबसे बड़ा पर्व लगने जा रहा है महाकुंभ, तो उसमें जिस जगह मैं मौजूद हूं सरकार यहां से चलने वाली है। एनेक्सी पंचम तल वो जगह है लखनऊ की जहां सीएम बैठते हैं, अपना काम करते हैं, उनका ऑफिस है। अब एक अस्थायी ऑफिस ये भी है महाकुंभ का। पहले यहां से शुरू करते हैं। ये देखिए दो जो आप देख रहे हैं, ये जो 2 पंडाल लगाए जा रहे हैं, एक पंडाल लग रहा है सीएम की साधना के लिए, जो वो पूजा पाठ करते हैं वो यहाँ बैठ के करेंगे। दूसरा लगाया गया है जहां सीएम बैठकर अपना कामकाज देखेंगे। कैमरा थोड़ा सा और पैन करेंगे जब मेरे कैमरा पर्सन, तो सामने आपको कॉटेजेस दिखाई देंगे। देखिए वेल फर्निश्ड कॉटेजेस बनाए गए हैं। ये कॉटेजेस बने हैं सभी मंत्रियों के लिए। जब यहाँ से एक बैठक की जाएगी, मीटिंग की जाएगी कैबिनेट की, तो यहाँ कॉटेजेस में वो मंत्री रह सकते हैं। कई बार रात्रि प्रवास भी किया जाएगा। थोड़ा सा और कैमरा पैन अगर इधर होगा तो ये 2 बड़े पंडाल आपको नजर आ रहे हैं। मीटिंग होनी होगी तो यही मीटिंग की जाएगी, या अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी तो यहां से कर दी जाएगी। तो ये वो पंडाल है। और थोड़ा सा घूमते हैं तो ये यहां पर शिविर है जहां पर धुनी नाथ संप्रदाय की धुनी है, जहां महंत बैठे हुए हैं नाथ संप्रदाय के, और यहां पूजा पाठ की जा रही है। तो ये वो जगह है जहां से आने वाले महाकुंभ में, शुरू होने वाले महाकुंभ में योगी सरकार चलने वाली है। ऐसे ही एनेक्सी गोरखपुर में बना हुआ है। जब गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं तो वहां एनेक्सी से चलता है, लखनऊ में होते हैं तो पंचम तल से, और क्योंकि ये अलग जनपद घोषित किया गया है तो यहां से भी सरकार चलने वाली है। तो इस बार मकर संक्रांति के दिन सिर्फ रंग बिरंगी पतंगे ही नहीं, बल्कि स्लोगन वाली, बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर वाली और पॉलिटिकल लीडर की पतंग भी आपको आकाश में उड़ती हुई दिखाई देगी। तो इस बार कैसा है पतंग का मार्केट, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। इस बार आकाश में थीम बेस्ड पतंग भी उड़ने वाली है, और वो थीम कैसी रहेगी आइए जानते हैं काइट मेकर इकबाल भाई से। बताइए इकबाल भाई। इस बार हमने अनेक पतंगे बनाई है। अनेक पतंगों के अंदर आप देखते हैं कि सबसे बड़ा ये मोदी साहब ने कश्मीर का मसला हल करके 50 साल का ये बहुत बड़ा साबित कर दिया है। और दूसरा अभी जो राहुल गांधी और मोदी जी के साथ फाइट है, और केजरीवाल है, दिल्ली का माहौल अभी है, तो वो बहुत अच्छी कसमकस की चल रही है, और वहाँ भी मोदी साहब का विकास ही काम आएगा। इसी तरह चंद्रयान पे जो पहुंचे हम, तो ये हमारी बहुत बड़ी उन्नति, प्रगति
और एक विकास की खोज है जिससे सारा देश विकास हो रहा है और हर तरफ काम चल रहा है। इसी तरह पतंगों के अंदर भी हमारी संस्कृति के साथ साथ बच्चों की जो डिजाइन होती है वो भी हमने बनाई है। इसी तरह यानी जन जागृति अभियान की कि जैसे भाई बहन का सच्चा प्यार, व्यसन मुक्त परिवार, लिल्ला खुदकुशी न कीजिए, कसमकस के दिन ढल जाएंगे, आत्महत्या। इसी तरह पंगों के लिए के हुकूमत ने दे रखा है निशानेबाजी पे इनाम, मुझको कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। बिल्कुल, तो सिर्फ आकाश में पतंग उड़ाने का मकसद नहीं, लेकिन साथ ही साथ बड़ा संदेश भी देना ये मकसद रहने वाला है। तो इस बार आपको इस थीम पर भी पतंग उड़ती दिख जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।